अब हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। और वर्क एनर्जी पावर को फोर्स के बाद इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उसका एक बेसिक सा रीजन है कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं करेगा, और अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो फिर उस पर वर्क डन आप कैसे निकालोगे। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ करना पड़ता है जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। तो इसलिए हम लोग फोर्स के बाद ही ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड वर्क जहां कहीं भी हो रहा है इट इज कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्मेट ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्मेट ऑफ एनर्जी, इसलिए आप एनर्जी का कन्वर्जन है और कंजर्वेशन भी कराएंगे, दोनों ही कराएंगे। और लास्ट में आप पढ़ते हैं कि हाउ पावर इज कैलकुलेटेड, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो फिर फाइनली आप पावर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर का नाम बनता है वर्क एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले वर्क की परिभाषा आप लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, वर्क की परिभाषा लिखें, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी displaces an object actually through some distance in the direction of force. Some distance in the direction of force is known as work. Some distance in the direction of force is known as वर्क डन। तो वर्क डन का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, फोर्स की दिशा में जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। वर्क इज डन ऑन द बॉडी, आगे लिखें, वर्क इज डन ऑन द बॉडी इफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। वर्क इज डन ऑन द बॉडी if the following two conditions are satisfied. पहला, the force should act on the body, the force should act on the body, फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। मान लीजिए मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क निकालना चाहता हूं तो आपने फोर्स कहीं और लगाया और वर्क किसी और पर लिखा रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। जिस बॉडी के ऊपर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं उसी बॉडी के ऊपर आपका क्या लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। सेकेंड, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसा कि एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया, डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में हुई, डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रही है और फोर्स भी किस दिशा में लग रही है, इसी दिशा में लग रही है, देन वर्क कैन बी कैलकुलेटेड। पर अगर मैं एक केस ऐसा बता दूं जहां पर कि फोर्स का जो डायरेक्शन है सपोज करिए इस तरफ है और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है सपोज इस तरफ, और इस केस में जहां पर वो 90 डिग्री बना रहा है एंगल, इस केस में वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और नो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक ना एक चीज को किसी दूसरे के कंपोनेंट में आना चाहिए, आइदर फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट फोर्स के डायरेक्शन में। इन दोनों में से कोई एक बात अगर सत्य नहीं होगी तो उसके ऊपर जो नेट वर्क डन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। याद होगा क्लास 9th में मैंने आपको बताया भी होगा, एफ एस कॉस थीटा इज दी फॉर्मूला, और एफ एस कॉस थीटा से जब थीटा 90 डिग्री होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और इस हिसाब से उसका वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे यहां पर, तो ये सब चीजें आप बस दिखा लीजिए कि वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, जहां पर फोर्स आप किसी बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर भी वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट कि ये बॉडी कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, अभी इंपैक्ट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर एक्चुअली रीडिंग अबाउट। यहां पे भी हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉज के बारे में ही पढ़ते हैं, इंपैक्ट के बारे में नहीं पढ़ते कि एक्सीलरेशन कितना था, वेलोसिटी कितनी थी, टाइम कितना लग गया, ये सारी बातें ज्यादा हम यहां पे नहीं इंडल्ज करते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वर्क डन बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप वर्क एनर्जी पावर से भी निकाल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां पर आप सेम
कॉन्सेप्ट, सेम सवाल को आप न्यूटन्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं। आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि यह सवाल किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, उसमें बस एक ही चीज याद रखिएगा कि अगर टाइम एज अ पैरामीटर मुझे दिया हुआ है तो आई मस्ट गो फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इफ टाइम इज नॉट द पैरामीटर, मेरे को टाइम का कुछ का कुछ नहीं मालूम, टाइम के बारे में कोई बात नहीं हो रही, सीधे इवेंट के बारे में बात किया जा रहा है, मेरे को कौन से कॉन्सेप्ट से सवाल को सॉल्व करना चाहिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर से। ये एक ब्रॉड आइडिया आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आगे चल के जब न्यूमेरिकल करेंगे कि सवाल दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं। सिर्फ जब आप वर्क, एनर्जी, पावर वाले कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो वहां पे टाइम का आपको कोई जिक्र नहीं होता है, और जब आप न्यूटन्स लॉ से बनाते हैं तो वहां पे टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है। अब अगर मैं चाहता हूं ये निकालना कि वर्क डन किसके लिए हम निकाल सकते हैं और किसके लिए हम नहीं निकाल सकते, तो फोर्सेस के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए कि ये फोर्सेस कितने प्रकार के हो सकते हैं। राइट, फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ट्रैवल्ड, फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ट्रैवल्ड आर ऑफ टू टाइप्स। पाथ ट्रैवल्ड का क्या तात्पर्य है अभी मैं बताता हूं। फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ पाथ ट्रैवल्ड आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कंजर्वेटिव फोर्सेस, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो फोर्स कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ की डायरेक्शन, यानी पाथ क्या ट्रैवल किया हुआ उसके बेसिस पर देखा जाए तो एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सेकेंड इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। किसी को पता है व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड व्हाट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो बताएं। एग्जाम्पल ध्यान में है? हाँ बताइए, क्या एग्जाम्पल ध्यान में? नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन आ जाता है और कंजर्वेटिव के केस में मस्कुलर फोर्स। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल तो एटलीस्ट सही है आपका। हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं बाय एन एग्जाम्पल, और जब एग्जाम्पल के नजर से देखिएगा तो वो ज्यादा दिन तक आपको याद रहता है, जैसा कि अभी आपको याद है। चेक करते हैं। सपोज करिए यहां एक बॉल है जो यहां रखा हुआ है, और इस बॉल को मैं इस सीढ़ी की मदद से इस जगह पर लेकर जा रहा हूं। कहां लेकर जा रहा हूं? इस जगह लेकर जा रहा हूं। अब ये स्टेयर से मैंने इस बॉल को इस जगह से इस जगह निकाला है, ट्रैवल कराया है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ गई? पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? तो इस बॉडी के पास अगर मास m है तो आप पढ़ते हैं मास इंटू ग्रेविटी इंटू जितने हाइट से हमने इसे एलिवेट किया है। PE इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? mgh के बराबर हो गया। अब मैं वापस से एक सेकेंड केस बोलता हूं। मैं इस बॉल को वापस से इस रास्ते, किस रास्ते? यहां से, सपोज करिए यहां से ऐसे सीढ़ी था और अब मैंने इस सीढ़ी पर से इस बॉल को क्या किया, यहां गिराया और बॉल आके यहां पर रुक गया, बॉल आके यहां पर रुक गया। अब अगर जो मैं बॉल को वापस लेकर आ रहा हूं तो ये अगर इनिशियली जब यहां से वहां लेकर गए तो इसे मैं PE1 मान रहा हूं, तो जब वहां से मैंने नीचे इसे फेंका है तो उसे मैं बोल रहा हूं PE2। अब बताइए क्या पोटेंशियल एनर्जी इसका डिक्रीज कर जाएगा? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं m इंटू, ये माइनस साइन यहां लिखूं या इसे मैं माइनस g लिख दूं या इंटू h, तो इसका डिक्रीज इन एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस mgh। क्या इससे कोई फर्क पड़ा कि इसने किस रास्ते होकर ये एनर्जी को गेन किया था, ये इस एनर्जी को लूज किया? क्या पाथ से कोई इसका लेना देना है? पाथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं इस रास्ते होकर यहां तक गया, मल्टीपल टाइम्स वो सीढ़ी पर चढ़ा होगा, कई सारे केसेस इधर से उधर, कई सारी एनर्जीज, कई सारे और सारी चीजें भी इन्वॉल्व हुई होगी। कोई आदमी इसको उठाया होगा, फिर यहां रखा सपोज करिए, फिर उठा के यहां रखा, फिर उठा के यहां रखा, कितने सारे फोर्सेस इन्वॉल्व हुए होंगे उसके अंदर। पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस रास्ते होकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि इनिशियली वो कहां रखा हुआ था और फाइनली वो कहां पर है। पाथ से उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई फोर्स लिखें, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स in displacing an object, the work done by the force in displacing an object depends upon the initial and final position, depends upon the initial and final position only
depends upon the initial and final position only and do not depend upon the nature of path followed between the initial and final position. Such a force is known as conservative force. इस तरह के फोर्स को आप क्या बोलते हो? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स. ऐसा फोर्स जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह जब बॉडी को लेकर जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है, उसके अंदर जो एनर्जी का गेन हुआ है या एनर्जी का लॉस हुआ है, उसको रास्ता क्या आपने ट्रैवल किया इससे कोई मतलब नहीं है. उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से. ऐसे फोर्स के द्वारा जो एनर्जी डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. ग्रेविटेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. ग्रेविटेशन लिख दीजिए. ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. और जब कभी भी आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो नेट चेंज यानी नेट वर्क डन अगर आप निकालेंगे इस सिस्टम के लिए, नेट वर्क डन जब आप निकालेंगे तो आप क्या लिखोगे? नेट वर्क डन इज इक्वल टू इट इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? देखिए आप इनिशियली जब ऊपर लेके गए तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुआ जिसकी वैल्यू mgh के बराबर है, और जब आप नीचे लेके आए तो आपने उसकी एनर्जी को वापस से उतने से क्या कर दिया? घटा दिया. और जब आप इसे कैंसिल आउट कर रहे हैं तो एक इनिशियल पोजीशन से वापस इनिशियल पोजीशन को पहुंचने में, इनिशियल पोजीशन से वापस इनिशियल पोजीशन मतलब जिस हाइट पर बॉल रखा हुआ था उसी हाइट पर जब बॉल आ गया तो जो नेट वर्क डन था या नेट पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज था वो क्या हो गया? जीरो हो गया. ये नेट वर्क डन क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जो कि किससे कन्वर्ट हो गया? जीरो में. तो नेट वर्क डन एक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया एक साइक्लिक प्रोसेस मतलब जहां से चला घूम फिर के वहीं पहुंच गया. यहां पर एक ही जगह पर नहीं पहुंचा, पर एक ही हाइट पर पहुंचा है. जीरो हाइट पर था, एच हाइट पर गया और वापस से कहां पहुंच गया? जीरो हाइट पर. तो नेट वर्क डन उसके लिए कितना आ रहा था? जीरो आ रहा था. ऐसा कोई फोर्स जिसके लिए एक साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन जीरो हो जाए उसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं. तो ये जो बोर्ड पर मैंने बनाया है इसको आप अपनी कॉपी में बना लें और दिखा दें इस तरह से कैलकुलेट करके कि नेट वर्क डन क्या होगा. इसके केस में जीरो होगा, जहां पे वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, इसको अगर आप Pe1 या इसको W1 भी बोल सकते हैं, और वहां से यहां आने में जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा दैट इज वर्क डन ओनली. वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा एक रिलेशनशिप होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन लगभग बराबर होते हैं. क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि जब आप किसी सिस्टम पर कोई काम कर रहे होते हैं तो काम करेंगे दैट एनर्जी हैज टू बी कंजर्व्ड. तो आप अगर उसको कोई चीज काम कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को उठा के इस लेवल से मैं इस लेवल लेकर आया तो मैंने कुछ काम किया इसलिए बॉडी ग्राउंड से इतने हाइट पे पहुंच गई. आपने जो काम किया, आपने जो एनर्जी दिया, दैट एनर्जी हैज टू बी कंजर्व्ड, दैट एनर्जी हैज टू बी प्रिजर्व्ड समवेयर. तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? उस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. फिर जब आप उस बॉडी को वहां से नीचे की ओर लेकर आ रहे हैं तो आपने वापस से उसके ऊपर कुछ काम किया होगा. काम किया तो इस बार आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करा दिया. तो पूरे साइकिल में नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? जीरो. या नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोलूं या फिर नेट वर्क डन जीरो बोलूं, बात एक ही है. गॉट इट? नहीं, मैं आगे चल के हम लोग डेरिवेशन करेंगे. स्प्रिंग फोर्स के लिए भी लगभग जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके लिए वैलिड है, जितने कंजर्वेटिव फोर्सेस है वहां पे ये वैलिड होता है. मैं आगे चल के आपको डेरिवेशन कराऊंगा इसका, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा. लिखें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसके अंदर लिखें सब हेडिंग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. राइट. वर्क डन बाय और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय or against the conservative forces in moving a body from one position to another, work done by or against the conservative forces in moving a body from one position to another depends only on the initial and final position of the body. Work done by or against the conservative forces
in moving a body from one position to another depends only on the initial and final position of the body. उसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है. सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड. किस रास्ते होकर गया है इससे उसको कोई लेना देना नहीं है. इट इज सिंपली अ वर्क पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन. तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जहां पे आप किस रास्ते होकर जा रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. पर जब आप सिर्फ पोजीशन फंक्शन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. रास्ता क्या था इससे हमें कोई मतलब नहीं है. एंड थर्ड पॉइंट, वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स. वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स is said to be conservative, is said to be conservative if work done by the force, if work done by the force in moving a body along a closed path or round trip is equal to 0. Work done by or against the force is said to be conservative if work done by the force in moving a body along a closed path or round trip is equal to 0. Along a closed path or round trip is equal to 0. क्या इसका मतलब है? सपोज ए पोजीशन में एक बॉडी रखी गई है, ये बी पोजीशन है. आपने यहां से यहां कुछ काम करके इसको यहां से यहां पहुंचाया. सपोज ये रास्ते में एक पॉइंट था जिसको मैं x बोल रहा हूं. यहां से यहां ट्रैवल करने में सपोज वर्क डन W लगा. यहां से यहां ट्रैवल करने में सपोज करिए वर्क डन W2 लगा. और यहां से जब आप इस प्रकार से वापस अपने इनिशियल पोजीशन को आ रहे हैं तो W3 है. अगर मुझे पता है कि A से B गए और B से जब आप A आ रहे हैं और ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं कह सकता हूं कि W नेट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? W1 प्लस W2 माइनस W3 के बराबर. और ये एक्चुअली किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर. बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस फॉर अ साइक्लिक, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है एक साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल पोजीशन से चल के वापस आप कहां पहुंच गए? इनिशियल पोजीशन में. उसका जो नेट वर्क डन है वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. तो ये आप अपनी कॉपी में ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन योरसेल्फ कि भाई ये क्या होता है, समेशन इन सब का क्या होगा? बराबर होगा. गॉट इट? हेडिंग डालें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. हेडिंग डालें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं वो हम लोग चेक करते हैं. अब ऐसा फोर्स जिसको पाथ से एक्चुअली में मतलब है, आप किस पाथ से ट्रैवल कर रहे हैं इससे मतलब है. जैसे एक जीता जाता है उदाहरण आपको देता हूं. आप लोग अभी सब एग्जाम दे रहे हैं अपने जीवन में, वो ऑनलाइन में पता नहीं क्या कुछ एग्जाम आप लोग देते हैं. वो ऑनलाइन में सब एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस में लेके और कुछ ऐसे आपस में बातचीत करके सुनता हूं, मैं देखता हूं वो लोगों को एग्जाम देते हुए. तो ये जो आप एग्जाम दे रहे हैं इसके बेसिस पर जो रिजल्ट आपका आ रहा है, पिछला आप तो वो होनहार बैच हैं जिसने बिना बोर्ड एग्जाम परीक्षा दिए हुए डायरेक्टली 11 क्लास में आप आ गए. तो मतलब न भूतो न भविष्यति, मतलब ना आज से पहले ये इवेंट कभी हुआ और ना आज के बाद ये इवेंट कभी जीवन में होने वाला है. तो यू आर बैच ऑफ 2020. जैसे समर ऑफ क्या है 1920, हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग? समर ऑफ 60s नहीं सुना? ऐसे यू आर बैच ऑफ 2020, मतलब एक यूनिक बैच जिसने बोर्ड एग्जाम की परीक्षा ही नहीं दी और डायरेक्टली रिजल्ट आपका निकल गया. अच्छा, वो भी 90%, 95%, पता नहीं क्या क्या परसेंट आप लोग ले आए. मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि जब आपका रिजल्ट आया
उसमें भी कुछ लोग देखा दुखी और उदास हो रहे थे। साला जो एग्जाम ही नहीं दिए उसको भी देखकर खुश और उदास हो रहे थे कि अरे यार मेरा और ज्यादा आना चाहिए था। यार तुमने दिया कहां एग्जाम जो ज्यादा आना चाहिए था चाहे कम आना चाहिए था? क्या तो आपने जो एग्जाम दिया और जो उसके बाद से आप एग्जाम देते आ रहे हैं, रिजल्ट जब आपके हाथ में आता है, क्या उधर लिखा रहता है 90% बगल में छाप के? ऐसे तो लिखते नहीं ना, 90% बगल में ब्रैकेट में वो क्या कॉन्फ्रेंस में बात करके, ऐसा लिखा नहीं रहता। इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने क्या रास्ता ट्रैवल किया, रास्ते से कोई मतलब नहीं है। कोई एक विद्यार्थी है जो बहुत ज्यादा ईमानदारी से पूरे साल भर मेहनत करके 85% ही ला पाया, और कोई एक विद्यार्थी ऐसा है जो साल भर नहीं पढ़ा लेकिन लास्ट मोमेंट में उसे कुछ दोस्तों ने कॉन्फ्रेंस का कुछ ऐसे सेटिंग बैठा दिया कि उसका 92-93% आ गया। अभी जरा ध्यान से समझिए, 85% वाला का भी रिजल्ट उनके हाथ में है, 92% वाले का भी रिजल्ट उसके हाथ में है। क्या उन दोनों के इनिशियल और फाइनल मेरे को रास्ते से कोई मतलब है क्या? इनिशियली सपोज करिए क्लास 9th के फाइनल रिजल्ट में दोनों 80 पर थे, अभी एक 85 पर है, एक 92 पर है। कोई बाहरी आदमी उसका रिजल्ट देखेगा, वो 92 वाले को बोलेगा अरे बढ़िया बच्चा है, कितना देखिए 80% लाया था 9th में, क्या छलांग मारा है, 12-13% सीधे एक बार में छलांग मार के आ गया, कितना होनहार विद्यार्थी है, हाउ हार्ड ही वुड हैव नो मेहनत किया होगा और कितना अच्छा रिजल्ट लाया होगा। और जो सच में मेहनत करके वो बच्चा जो 85 पर लेके आया उसका रिजल्ट आप देख रहे हो, कुछ पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, उसको आप डांट देंगे बिकॉज हमने उसके पाथ फॉलोड से कोई मतलब नहीं था, हमको सिर्फ किससे मतलब था? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। आप क्या बन गए उससे मतलब है, आपका कितना रिजल्ट आया उससे मतलब है, किस रास्ते पर चल के आप रिजल्ट लाए उससे मतलब नहीं है। वेयर एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज लाइक यूपीएससी एग्जाम, वो आपका आईएएस का परीक्षा है, उसमें ये सब तो होता नहीं ना, क्या कॉन्फ्रेंस और क्या क्या सब करते हैं, ये सब तो होता नहीं। वहां पर पाथ फॉलोड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैसे कैसे आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, फिर मेंस क्वालिफाई किया, फिर इंटरव्यू क्वालिफाई किया, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो वहां पे जो पाथ आपने ट्रैवल किया है, बिकॉज एवरी एग्जाम का रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, किस किस रास्ते होकर चले, कितना आपने पढ़ाई किया, कितने देर तक आपने वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए, ये सारी चीजें मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट होता है। तो ये जो रिजल्ट हुआ इसमें इवन पाथ हैज बीन सीन, क्या क्या रास्ता आपने ट्रैवल किया, आपने प्रीलिम्स में कितने स्कोर रखे, मेंस में कितना स्कोर रखा, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में कितना स्कोर आया, इन सबको जोड़कर फाइनल आपका रिजल्ट बनता है। That can be compared with a non-conservative force where initial and final position is not important, where the path followed is more important than the initial and final position. तो लिखिए, if work done by a force in displacing an object from one position to another, if work done by a force in displacing an object from one position to another is dependent on the path followed, is dependent on the path followed, किस रास्ते से आप जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका वर्क डन, डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड between two positions, such a force is known as non-conservative force. 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 मैं अभी आपको 2-3 रास्ते दिखा रहा हूं। एक रास्ता ये है जहां पे आप A से X गए और उसके बाद आप B चले गए। दूसरा रास्ता है जहाँ पे आप A से P जा रहे हैं, फिर Q जा रहे हैं और फिर आप B को पहुँचे। और एक है वाया Z, आप डायरेक्टली चले गए। और एक रास्ता है जहाँ आप सीधे चले गए। इसका वर्क डन अगर मैं W1 बोलूँ, इसका वर्क डन W2, इसका वर्क डन W3, इसका वर्क डन W4 और इसका वर्क डन W5, तो मैं कह सकता हूँ कि W1 इज नॉट इक्वल टू W2
is not equal to W3 plus W4 and is not equal to W5. एक जगह से दूसरे जाने में किसी का वर्क डन क्या है, आपस में सेम नहीं है, बिकॉज ये सारे अलग अलग रास्ते से जाया जा रहा है। रास्ता जब अलग हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया काम भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जहां पर वर्क डन जो है वो बराबर नहीं है, वर्क डन इज नॉट इक्वल। ठीक है, एक और डायग्राम इसके नीचे आप बनाइएगा, जहां पे आप ये कॉन्सेप्ट दिखाइए कि ए से आप बी गए हैं, एक रास्ता ये था जिसमें आपको वर्क डन 1 लगा, और जब आप यहां से रिटर्न आ रहे हैं तो जो दूसरा रास्ता है, ये जो दूसरा रास्ता है वो ये है, दिस इज W2, और आप लिख सकते हैं कि W1 इज इक्वल टू W2 बट इज नॉट इक्वल टू 0। W1 इज नॉट इक्वल टू W2 एंड इज नॉट इक्वल टू 0। W नेट जो है इस केस में क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। W नेट यहां पर 0 नहीं होता है, यहां W नेट क्या होगा, W नेट विल बी इक्वल टू W1 प्लस माइनस W2, दैट इज W1 माइनस W2। ये W नेट इसमें निकल कर आएगा, और ये जो वैल्यू होगा ये नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एज द वर्क डन्स आर डिफरेंट, एज द वर्क डन इज डिफरेंट, सो इसका समेशन क्या होगा, अलग अलग है, तो उसका समेशन कभी भी 0 नहीं होगा। इसके लिए जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, जैसा कि आपके दोस्त ने बताया, व्हाट इज दैट बेस्ट एग्जांपल, फ्रिक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल टू गेट दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे एक बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन काम करता है। जब एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट को जा रही है और वापस से फिर जब वो बी पॉइंट से ए पॉइंट को आती है, तो क्यों इसका नेट वर्क डन 0 नहीं होता है। इसको जरा ध्यान से देखिए, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, दिस इज ए पॉइंट, और ये जो पॉइंट है दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अब इसका मास अगर m है तो इसका मैं bd अगर बनाऊं तो ऊपर क्या होगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा mg, और मैं कह रहा हूं कि ये कौन सा पाथ है, ऐसा पाथ है जिसमें यहाँ पे क्या लग रहा होता है, कुछ इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो आप फ्रिक्शनल फोर्स को क्या लिखोगे, म्यू, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू, और म्यू इंटू एन। तो एफ आर जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एम जी के बराबर। और बॉडी अगर इधर मूव कर रही है तो नेट फोर्स अगर आप लिख रहे होंगे तो एफ माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0। एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ आर के बराबर, और एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अब जब ये बॉडी वापस यहां से इस तरफ आ रही है, वापस बॉडी इस तरफ से कहां आ रही है, पीछे की ओर आ रही है। अगर ये बॉडी इस तरफ से इस तरफ अब मूव करेगी तो ध्यान से देखिएगा, इसका एफबीडी मैं वापस से बना रहा हूं यहां पर, एन नीचे एम जी, यहां पर भी आप फ्रिक्शन क्या लिखोगे, म्यू इंटू एन के बराबर, पर दिस टाइम द फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में अगर आपका फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो जब आप इसके ऊपर वापस से फोर्सेस लगाएंगे तो फ्रिक्शन आपने लिख दिया, फोर्स इधर है, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, तो ये F क्या आएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा फ्रिक्शन के बराबर, और F इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, म्यू अगेन mg के बराबर। पर इन दोनों में एक नेगेटिव साइन का अंतर होगा, बिकॉज अगर मैं इसे पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये नेगेटिव होगा, अगर मैं इसे पॉजिटिव मानूं तो ये नेगेटिव होगा। नेट वर्क डन का चेंज अगर मैं लिखूं तो कितना चेंज हो रहा है, तो इसे मैं बोलता हूं फाइनल और इसे मैं बोलता हूं इनिशियल। तो आप क्या लिखोगे, नेट चेंज इन वर्क डन, यानी नेट वर्क डन कितना होगा, तो W नेट इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, दिस माइनस दिस। फोर्स के हिसाब से देखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन, बिकॉज ये भी फोर्स, मोशन वाज दिस साइड, फोर्स वाज दिस साइड, तो ये भी नेगेटिव, मोशन इधर और फोर्स उधर, दो भी नेगेटिव। W नेट क्या होगा, W1 प्लस W2, वर्क डन यहाँ पे फ्रिक्शन के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों W, इस पूरे चीज को आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। x क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस म्यू एम जी एक्स, और इसको भी लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस, इसको भी लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस म्यू एम जी एक्स। एक्स क्या है, दूरी जो ये ट्रैवल कर रहा है। ओवरऑल अब जब आप देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, माइनस 2 म्यू एम जी एक्स इज द W नेट। यहां पर 0 होने के बजाय क्या हो गया, वर्क डन गॉट एडेड, वर्क डन ऐड हो गया। रीजन ऐड होने का कि जब मोशन इधर था तो फ्रिक्शन पीछे की ओर, तो फ्रिक्शन वाज नेगेटिव। अभी यहां पे फोर्स
मोशन आगे है तो फ्रिक्शन उधर है, तो इसके रेस्पेक्ट में वापस से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव को, ये आपका फोर्स है, इस फोर्स को जब आप x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन। और इसको भी जब x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन। दोनों वर्क डन को जोड़ा तो फाइनल आंसर क्या आया, -2 म्यू mg के बराबर निकल कर आ गया। और ये आपने सॉल्व कैसे किया, ये म्यू mg x कैसे सॉल्व किया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, fs cos थीटा, cos थीटा 180 डिग्री है, बिकॉज मोशन इज इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो जब वर्क डन निकाल रहे होंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये भी वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव वर्क डन को जब जोड़ रहे हैं तो चूंकि ये कैसा फोर्स था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, तो इसका वर्क डन 0 नहीं आया। वेयर जिससे पहले वाला एग्जांपल हमने देखा था जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल दिया था, वहां पर नेट वर्क डन क्या आया था, 0 आया था। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, 0, उसका नेट वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, 0। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है उसका नेट साइकिल के अंदर जो नेट वर्क डन होता है क्या होता है, नॉन 0 होता है। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लें कि डब्ल्यू नेट जो होता है इसका क्या होता है, नॉन 0 होता है। डब्ल्यू नेट इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल से प्रूफ हो जाता है। और उसके नीचे में फिर जाके f इनिशियल mg माइनस म्यू mg आ जा रहा है, तो उस हिसाब से तो f प्लस fr इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। नहीं, ये आपने लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, ये इक्वेशन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बट दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये आपस में अगर आगे एक फोर्स है और पीछे फ्रिक्शन है, दोनों जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक तो बॉडी आगे नहीं मूव करेगी, नहीं तो फिर क्या, तो उड़ने लग जाएगी। तो अगर ये नेट, ये यहाँ पे ये मेरा अजम्पशन है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा होगा, ये जब यहाँ फोर्स दोनों बराबर हैं, पर ऐसा तो है नहीं ना। फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन का एक टर्म आ जाता तो फिर वो एक अलग वेरिएबल आ जाता, एक्सीलरेशन तो हमें पता नहीं था, इसलिए आप फ्रिक्शन का सीधे वैल्यू निकालें और उसमें आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया इन ऑर्डर टू गेट दी वर्क डन। ये जो आपने ये वाला इक्वेशन मैंने लिखा है, ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब आप ये मानेंगे कि ये बॉडी जो है वो नॉन एक्सीलरेटेड है। ये बॉडी क्या है, नॉन एक्सीलरेटेड है, पर यहां पर तो एक्सीलरेशन होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये बॉडी वर्क कर रही है, वर्क कर रही है यानी मूवमेंट में है। अब वो मूवमेंट में है तो किस मूवमेंट में है, कांस्टेंट वेलोसिटी के मूवमेंट में, एक्सीलरेशन में। चूंकि हमें पता नहीं था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और अगले स्टेप में मैंने सीधे फ्रिक्शन को x से मल्टीप्लाई करके वर्क डन निकाल दिया। अगर मुझे ये पता होता कि किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो मैं इसे न्यूटन लॉ से सॉल्व कर लेता, फिर मैं वर्क डन क्यों आता। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एक्सीलरेशन की कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, वर्क डन निकालूंगा विद द फॉर्मूला fs cos थीटा, बिकॉज x वाज नोन एंड फोर्स वाज नोन। तो आप डायरेक्टली फोर्स और x से उसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ना कि आप उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू डाल रहे हैं। नेक्स्ट, वर्क डन बाय, हेडिंग डालें, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा ये हमें निकालना है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो ये अगर एग्जांपल आपने लिख लिया है तो इसे मैं मिटा रहा हूं। यहां तक जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं ना, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये सब वो बातें हैं जो ऑलमोस्ट लगभग आपको पहले से ही थोड़ा ना थोड़ा पता ही था। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एकदम कुछ नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट दिस पार्ट कि लास्ट क्लास जब आप 9th क्लास में थे तो आपको मैंने ये जरूर बताया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। ये मैंने तब भी बताया होगा, पर इतने डिटेल में नहीं बताया होगा, पूरा एग्जाम्पल के साथ नहीं बताया होगा। लिखें, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, राइट। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज the product of component of force, the product of component of force in the direction of displacement, in the direction of displacement, the product of work done by a constant force is the product of component of force in the direction of displacement and the magnitude of displacement, and the magnitude of displacement. work done किसके बराबर है, work done is F डॉट एस के बराबर। F डॉट एस का मतलब होता है Fs cos थीटा। अब ये Fs cos थीटा को मैं दो तरीके से देख सकता हूं। एक तरीका यह है कि यह हमारा फोर्स है और इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट करा रहा है उससे भी निकाल सकता हूं वर्क डन, दैट इज F cos थीटा इंटू एस।
इससे भी आपका वर्क डन निकलेगा, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। सेकेंड एक केस ये हो सकता है कि आप फोर्स का डायरेक्शन को एज इट इज छोड़ दें और एस का कंपोनेंट ले लें। एस का कंपोनेंट लीजिएगा तो उधर वाला कंपोनेंट जो इस दिशा में आएगा वो क्या होगा, एस कॉस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो ये भी वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा के बराबर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू टेक द component of force in the direction of displacement or you take the component of displacement in the direction of force, दोनों ही वर्क डन देते हैं। ज्यादा अच्छा वो होता है जब आप डिस्प्लेसमेंट जिस दिशा में हो रही है उस दिशा में आप फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, ताकि आपको पता चलता है कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट कराने यानी वर्क डन कराने में काम में आ रहा है। तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेने से सहूलियत हमें होती है। ये दोनों फोटो आप अपनी कॉपी में बना लें। उसके नीचे लिखें केस वन व्हेन थीटा इज इक्वल टू, केस वन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा जब 0 डिग्री है, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर, एफ एस के बराबर। एंड दिस इज द maximum value of maximum value of work done maximum value of work when theta is equal to 0 डिग्री। ये 0 डिग्री पर मैक्स है। केस 2 सेकेंड केस। अच्छा, इसको जो आप दिखा रहे हैं तो इसके लिए जो आप डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ये सपोज करिए आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स भी इसी दिशा में लगाया है और बॉडी जो डिस्प्लेस कर रही है वो भी इसी दिशा में कर रही है। तो इसमें फोर्स और एस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। इसी केस में एफ इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एफ एस वैल्यू आपकी निकल के आती है। सेकेंड, जब थीटा हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अगर मेरा थीटा 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या आएगा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा इज अ वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो वर्क डन क्या निकल के आ जाएगा, 0। यानी जब कभी भी कुछ इस तरह का केस बनेगा जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, उस केस में जो आपका वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और यही कारण है कि कूली के द्वारा किया गया काम या जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं उस क्षण जो आप काम करते हैं इनको हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, बिकॉज इसको हम काम मानते ही नहीं। फिर भी हम थकते क्यों हैं, उसका रीजन हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम थक क्यों जाते हैं। अगर वर्क ही नहीं कर रहे हैं तो फिर थकावट कैसे हो रहा है। तो और भी अदर फैक्टर्स हैं जो वहां काम करते हैं, और डिटेल में देखेंगे जब हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। खैर, केस नंबर 3 देखते हैं। केस 1 और 2 सबने लिख लिया, केस 3 चेक करते हैं। ये मिटा दूं, चलिए केस 3 देखते हैं। अगर कोई भी एक XYZ एंगल है बिटवीन 0 से 90 डिग्री, तो केस 3 देखिए क्या होगा। केस 3 होगा एनी एंगल विच इज बिटवीन थीटा 0 से लेकर किसके बीच में है, 90 डिग्री के बीच में है। उस केस में वर्क डन एफ एस कॉस थीटा के बराबर ही होता है, इसमें और कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर जो बॉडी आप बनाएंगे वो इस प्रकार से होगी कि फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है, केस 4 है जब थीटा आपका क्या हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा आपका 180 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1, वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस। एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वर्क। ये कब होता है, ये भी मैंने आपसे कहा होगा कि जब फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट उसके उल्टे दिशा में हो जाए, एफ इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। इस केस में वर्क डन हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव वर्क डन के लिए जो थीटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन
90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री से जब भी बड़ा होगा आपका फोर्स, वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब आपका थीटा ग्रेटर देन हो जाए 90 डिग्री और लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाए 180 डिग्री। उस केस में आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अभी इससे हमें क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी जीरो, वर्क डन कैन बी नेगेटिव। नोट डालकर लिखें, वर्क डन फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, work done can be positive, negative and zero. Positive, negative and zero. जीरो वर्क डन का एग्जाम्पल क्या दिया, जब हम लोग कूली का काम कर रहे हैं या सीढ़ी चढ़ रहे हैं उस पे हमारा वर्क डन जीरो है। और मैंने सेकंड एग्जाम्पल अभी क्या बोला है, अभी नेक्स्ट जो पूछ रहा हूं वो क्या है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है। तो एक केस तो आज ही देखा था, अभी फ्रिक्शन के केस में फोर्स उधर लगता है लेकिन मोशन उधर हो रही है पर फ्रिक्शन पीछे लगता है, तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है। और कभी ऐसा हो सकता है जब गाड़ी आगे जा रहा है हम पीछे से रोक, गाड़ी आगे की ओर बढ़ रहा है और मैं उसे पीछे की ओर खींच रहा हूं, अगेन वी आर अप्लाइंग फ्रिक्शन। कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा पत्थर आपकी ओर गिर रहा है और आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप फोर्स किधर लगा रहे हैं, उधर, लेकिन वो बहुत बड़ा पत्थर आपको लेके उधर बड़ा चला जाएगा, तो वो जो आपने किया उसमें भी क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। तो वर्क डन नेगेटिव के ये सारे केसेस होते हैं। गॉट इट। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, एसआई यूनिट होता है जूल और सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, ERG, अर्ग, ERG, अर्ग। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ERG अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। केस नंबर कहां तक लिखे हैं बोलिए तो 4, राइट। केस नंबर 5, केस नंबर 5, वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन, वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के केस में वर्क डन किस प्रकार से होगा उसे भी हमें देखना होगा। अब देखिए, वर्क डन जब आप निकाल रहे हैं फॉर अ सर्कुलर मोशन, यानी केस नंबर 5 की देख रहे हैं, ये आपका सर्कुलर मोशन है, बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, जिस दिशा में वेलोसिटी होती है उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर है और सेंट्रीपिटल फोर्स इधर, इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा Fs cos थीटा एज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर वर्क डन जब कभी भी आप कोई सर्कुलर मोशन करते हैं तो Fs cos ऑफ 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है, cos 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो वर्क डन आपका क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। एंड लास्ट केस दैट इज केस नंबर 6, केस नंबर 6, सपोज करिए कोई एक इस तरह से ये आपका एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम को आपने इस प्रकार से क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया। अब ये जो आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप पेंडुलम को देखते हैं, ये इस प्रकार से आपका पेंडुलम जो है वो इस एंड से उस एंड इस तरह से आपका जाता रहता है, ये इस प्रकार से आपका पेंडुलम है और इस पेंडुलम को आप इस तरफ से इस तरफ देखते हैं। अब देखिए टेंशन फोर्स यहां लग रहा है पर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस दिशा में होती है, इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Fs cos ऑफ थीटा, यहां पर थीटा चूंकि 90 डिग्री है तो आप लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू Fs cos ऑफ 90 डिग्री, cos 90 डिग्री क्या होता है 0, तो वर्क डन टेंशन के फोर्स में भी क्या निकल कर आता है 0 निकल कर आता है। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और मैंने आपसे जरूर 9th क्लास में एग्जाम्पल जरूर साझा किया होगा कि वर्क डन और हमारे जीवन में एक बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप है। बताया था क्या कभी, वर्क डन हमारे जीवन में एक बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप है। यहां पर जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं मैं सबसे ये एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं बिकॉज आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा मैं अजम्पशन लेकर चलता हूं। क्या हो रहा होगा, अब देखिए ये रास्ता है जो आपने ट्रैवल करना है। आप यहां 10th में हैं और यहां कहीं पर आपका गोल है जिसको मैं IIT, जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने मतलब मैथ साइंस लिए हैं और जो लोग मेडिकल साइंस लिए हैं उसके लिए नीट, ये कहीं इस तरह का 2 साल का आपका ये जर्नी है। दिस इज दी 2 ईयर ऑफ जर्नी जो आप ट्रैवल करेंगे अभी। अब डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड है, 10th क्लास से आपको यहां तक का जर्नी ट्रैवल करना है तो डिस्प्लेसमेंट में कहीं कोई इशू नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आपका फिक्स है।
डिस्प्लेसमेंट फिक्स है मतलब आप 10th क्लास से आईआईटी या नीट की तैयारी करने के लिए बिल्कुल जी जान लगा के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि आपके जीवन में कई तरह के डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। कई तरह के डिस्ट्रैक्शन मतलब रास्ते में चलते चलते कई बार आप कुछ दोस्त यार बना लेते हैं, कई बार आपके हाथ में कोई छोटा सा डिवाइस है जिसको आप प्यार से मोबाइल बुलाते हैं। कोई लोग तो सोना जानू सब वो मोबाइल को भी बोल रहा है क्योंकि उसी में ना सारा चीज करता सब उसी में कर रहा है, तो वो कर तो इसी को रहा है, जा कहीं रहा है पर कर तो इसी को रहा है। तो ये बड़ा प्यारा ही एक सामान आपके हाथ में आपके गार्जियन ने बर्बाद होने के लिए ऑलरेडी दे रखा है। क्या कीजिएगा, मजबूरी है। कोरोना जब से आया यही मोबाइल जो है वो शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करके रखा, नहीं तो पढ़ाई लिखाई तो चौपट ही थी। तो आपके साथ जीवन में क्या हो रहा है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स है। अगर कॉन्स्टेंटली आपका जो हार्डवर्क है, जो आपका फोर्स है, उसको पाने की दिशा में अगर लगा रहे हैं तो क्या होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, एफ एस के बराबर, और ये हो जाता है मैक्सिमम वर्क डन। और जब आप अपना मैक्सिमम देंगे तो ऑब्वियसली आप आईआईटी या नीट के बहुत करीब चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे 10 से आप 11th और 11th होते हुए वाया 11th आप 12th में जाते हैं, ये जो आपका फोर्स का कंपोनेंट है ये धीरे धीरे जो है ना डेविएशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों डेविएशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे पढ़ाई करते करते कई बार मोबाइल देखते देखते पता नहीं कोई दूसरी दुनिया में, और फिर दूसरी दुनिया में से तीसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया से फिर इंस्टाग्राम फेसबुक तो आप लोग और देखते नहीं, पता नहीं और क्या क्या आप लोग के कुछ चैट, क्या स्नैपचैट ना मैप चैट, क्या क्या सब चीज सब है, वो सब चीज में आप चले जाते हैं। और होता क्या है, धीरे धीरे आप इससे इतनी दूर चली जाते हैं, इतने दूर चले जाते हैं कि ये 90 डिग्री हो गया। जिस क्षण ये 90 डिग्री होगा उस क्षण एफ एस कॉस थीटा, पापा ने तो पैसा पेमेंट करा दिया कि हाँ भाई सर आपके यहाँ पेमेंट करा दिए हैं, अब आपका काम है मेरे बच्चे को आईआईटीएन बनाना या मेडिकल में क्लियर कराना, पर बच्चे का फोर्स ही कहीं अलग दिशा में चल रहा है। पढ़ना था उसको एस फैक्टर प्रणव सर के चैनल से, वो कहां पढ़ने लग गया, वो पढ़ने लग गया पूरा कोई दूसरा ही पढ़ाई, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात भर लगा हुआ है उसको पढ़ाने में, पागल, पहले अपना पढ़ फिर उसको पढ़ाना। अभी ये जो फोर्स है वो इधर ना लग के कहां लगने लग गया, इधर लगने लग गया, और एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री हुआ आपका वर्क डन। इवन इफ आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं और आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं, पर वर्क डन आपका 0 है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जिस दिशा में होनी चाहिए थी उससे आप काफी दूर चले गए। यहां तक तो फिर भी ठीक है, क्योंकि यहां तक जब कभी भी कोई सिचुएशन अराइज हो जाता है तो हम जैसे टीचर उसको वापस रास्ते पर ला सकते हैं, करना कुछ नहीं है। जो फोर्स आप उधर लगा रहे हैं उसको धीरे धीरे हम लोग झुका के इस तरफ लाएंगे तो एटलीस्ट एक कंपोनेंट तो नीचे आएगा जिससे कुछ वर्क डन हो सकता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, बच्चे इतना ज्यादा इन सब रास्तों में चलने लग जाते हैं कि शाहरुख खान के बेटे का तो कहानी सुना ही होगा आप लोगों ने, तो वो उस तरफ से ऐसा कुछ हो गया कि जाना था कोचिंग और चले गए जुबली पार्क, जाना था कोचिंग चले गए डिमना बोतल लेके। ये सब काम जब आप करने लग जाते हैं तो ये जो फोर्स है उसका कंपोनेंट किधर चला गया, पीछे की ओर। और जब भी फोर्स का कंपोनेंट पीछे जाएगा वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री -1, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो ये जो आपका जाना था आईआईटी के करीब और आप पता नहीं आईटीआई है और कुछ कंपाउंडर बनने के रास्ते में आप जाने लग गए। तो ये जो प्रक्रिया है, देखिए वर्क डन कितने अच्छे से आपके जीवन में जो आपका जो ये काल चल रहा है 10 से लेकर और आपके आईआईटी और नीट का जो आपका रास्ता है उसको कितने अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। फिर भी कोई बच्चा अगर ना समझे तो वो उससे बड़ा ना समझ कोई हो नहीं सकता। कोशिश करना है अपने फोर्स को, अगर पूरा पूरा बराबर रख सके तो वेरी गुड, थोड़ा बहुत डेविएशन हो भी रहा है तो दिस एंगल शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 30 डिग्री। 30 डिग्री से ज्यादा अगर हुआ तो ज्यादा कंपोनेंट आपका बर्बाद होने में लग जाएगा और वर्क वाला कंपोनेंट कम होता चला जाएगा, जिससे आपका लक्ष्य आपसे दूर जाता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।